गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार, सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ से आज एक और बार प्रस्तुत है हम आपकी सेवा में एसएसटी से संबंधित वीडियो लेकर, जो कि भूगोल विषय से है। मानव संसाधन एसएसटी में भूगोल जो सब्जेक्ट है उसमें आता है। कल हमने जो पढ़ाया था वो विज्ञान के विषय से था और आज हम एसएसटी में आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि बच्चे ग्रुप में काफ़ी जुड़े हैं, श्रेष्ठा वाले ग्रुप में, और जो ऑनलाइन हमने लिंक भेजा था पेपर का उसमें भी कम ही बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर आप मन पढ़ रहे हैं तो पूरे मन से पढ़िए, या अधूरे मन से कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता बच्चों। आप कोई भी काम करें उसे पूरे मन से करें, तभी उसमें सफलता मिलेगी। मैं मान सकता हूँ कि इस समय एक्सट्रीम कंडीशन चल रही हैं, मौसम के अकॉर्डिंग मौसम बहुत गर्म है, परेशानी है, लू चल रही है, पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन यही परेशानियाँ आपको जीवन में सफलता दिलाएंगी। तो आप इन परेशानियों को साइड में रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए और वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिए, और इसको चैनल को शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बना? मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बना? आंसर लिखेंगे 25 सितंबर सन 1985। 25 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना था। बाद में इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। अब बच्चों, शिक्षा मंत्रालय क्या होता है? भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तीनों प्रकार की एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा, इन तीनों शिक्षा की जिम्मेदारी यही डिपार्टमेंट लेता है। इनके लिए ग्रांट जारी करता है, टीचर्स की नियुक्ति करता है और सभी काम शिक्षा से संबंधित यही विभाग करता है। 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम वापस बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया 2020 में, क्योंकि अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते थे कि ये कौन सा मंत्रालय आखिर करता क्या है। मंत्रालय का मतलब होता है बच्चों मिनिस्ट्री। केंद्र सरकार में अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं। शिक्षा मंत्री अलग होता है, वित्त मंत्री अलग होता है, और उनका एक अपना मंत्रालय होता है, विभाग, जिसको हम मंत्रालय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, HRD भी बोलते हैं बच्चों इसको, HRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य ये होता है बच्चों कि पूरे भारत की जनसंख्या में या स्किल्स डेवलप करना, यानी कौशल विकास करना। क्या करना? कौशल विकास। कौशल का मतलब होता है हर एक व्यक्ति के अंदर एक ना एक अच्छी गुण होता है या कुछ करने की चाह होती है। तुमने देखा होगा गांव में छोटे मोटे काम घर वाले ही कर लेते हैं, जैसे नल संभालना हो या लकड़ी का काम करना हो या और भी छोटे मोटे काम हो, तो ये सभी हमारे कौशल कहलाते हैं या स्किल्स कहलाते हैं। उनके लिए छोटे छोटे कामों के लिए जैसे घर वाले पुताई भी कर लेते हैं, पेंटिंग का काम भी कर लेते हैं, कारपेंट्री भी कर लेते हैं, और कहीं कहीं तो नावगिरी का काम भी घर पर ही कर लेते हैं। तो ये इनको बोलते हैं स्किल्स, यानी कौशल का विकास। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। किसके अधीन है? भारत सरकार। और ये पूरे भारत देश की जो जनसंख्या है उनमें कौशल विकास करने का काम करता है, यानी उनकी जो गुण हैं उनको और डेवलप करने का प्रयास करता है। आगे लिखेंगे, कौन से कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? ऐसे कौन से बातें हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं?
कौन से कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? देखिए, जनसंख्या का कोई अर्थ बताए क्या है? जनसंख्या किसे कहेंगे? जनसंख्या से मतलब क्या है? जनों की संख्या। जन माने स्त्री पुरुष और तीसरा लिंग तीनों आ जाते हैं, तो जनों की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं। तो इसमें यह पूछा गया ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या की बढ़ोतरी या कम होने को प्रभावित करते हैं। तो आंसर लिखेंगे इसका, 3 प्रकार के कारक होते हैं। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक, दूसरा सांस्कृतिक कारक, कारक को आप कारण भी कह सकते हैं, कारण, ठीक है, और तीसरा होता है आर्थिक कारक। अब ये तीनों को डिस्क्राइब करना जरूरी है ना, तुम्हारी समझ में नहीं है क्या? भौगोलिक कारक का मतलब है किसी ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगी जहाँ की जलवायु, खाने पीने की सुविधाएं और रहने की समस्याएं कम से कम हो, वहीं तो लोग ज़्यादा रहेंगे। कहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं? जहाँ रोजगार की सुविधाएं हो, पानी ठीक हो, रहने लायक कंडीशन हो, हवा ठीक हो। तो ये हो गई भौगोलिक कारक। आर्थिक कारक का मतलब क्या है? आजकल आप देखते हो कि बड़े बड़े शहर जो हैं वहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे हमारा दिल्ली है, देश की राजधानी। दिल्ली की अपनी आबादी 2 करोड़ है। कितनी है? 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं। लेकिन दिल्ली का अगर सर्वे किया जाए तो उसमें लगभग 20 लाख लोग बाहर के रहते हैं। लगभग 20 लाख बाहर के क्यों रहते हैं? कि वो वहाँ आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए गए हैं, यानी पैसा कमाने के लिए गए हैं। किसके लिए गए? तो आर्थिक कारक के कारण किसी एक निश्चित स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? जैसे मान लो सासनी में कोई फैक्ट्री लग जाए, तो आज सासनी में 20,000 लोग रह रहे हैं और बहुत बड़ी फैक्ट्री लग जाए तो 10,000 लोग और काम करने आ जाएंगे। तो सासनी के मार्केट में भीड़ बढ़ेगी, बढ़ेगी। यही जनसंख्या बढ़ना होता है, ठीक है। अगला है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या होता है? कि जितने भी मंदिर, मस्जिद या पूजा स्थल होते हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? जैसे अभी नवदुर्गों में तुमने देखा था, अभी आप कंकाली मंदिर जाएंगे तो कम भीड़ मिलेगी। क्या मिलेगी? और नवदुर्गों में या तीज त्यौहार पे वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे ही जितने भी मुसलमानों के त्यौहार हैं और मुसलमानों के पवित्र स्थल हैं, जैसे मक्का, मदीना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या पहुँच जाती है, तो वहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं ये सांस्कृतिक कारक। किसी हिंदू मंदिर में जाएंगे आप, तिरुपति बालाजी चले जाइए या केला देवी चले जाइए, खाटू श्याम चले जाइए, वहाँ बाहर के लोग, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो वहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने का मतलब कम या ज़्यादा करना है, समझ गए? कम या ज़्यादा करना। जनसंख्या, उस क्षेत्र की जनसंख्या तो उतनी ही रहेगी, लेकिन वहाँ पर बाहर के लोग आकर उसको प्रभावित कर देंगे। इसको और छोटे रूप में समझें कि हम 4 लोगों के परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, और हमारी एक छोटी बहन है, उसकी शादी होने वाली है। सपोज दैट शादी होने में उसकी गोद भराई हो रही है, तो बाहर से 10-15 लोग बस करके लाए या कार लेके आए, वो तुम्हारे घर में आ गए, तो उस समय तुम्हारे कुछ समय के लिए तुम्हारे घर की जो जनसंख्या है वो प्रभावित होगी कि नहीं होगी? क्या होगा? बढ़ जाएगी। हाँ, और जब बहन विदा होकर चली जाएगी, सब रिश्तेदार चले जाएंगे, तब क्या होगा? जनसंख्या एक जने के अनुसार घट जाएगी, एक व्यक्ति कम हो जाएगा, सारे रिश्तेदार चले जाएंगे। तो ये होते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक 3। भौगोलिक कारक क्या थे? कि हम अच्छी जगह देख के रहने जाते हैं। आर्थिक कारक वो होते हैं जहाँ लोग रुपया पैसा कमाने के हिसाब से जाते हैं, और सांस्कृतिक कारक वो हैं जहाँ हम तीज त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं। ये 3 कारक हैं, ठीक है। अगला लिखें, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है? जनसंख्या के अंतर्गत
प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? तो आंसर लिखेंगे इसका जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। अब देखिए ये क्या चीज होती है, जन्म दर क्या होती है और मृत्यु दर, कोई समझाएगा इसे? जन्म दर माने प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, वो हो गई जन्म दर। क्या हुआ? जन्म दर। और प्रति वर्ष कितने व्यक्ति मरते हैं, वो हो गई मृत्यु दर। अगर हम पैदा ही होते रहते और मरते नहीं तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत भयानक स्थिति में पहुंच जाती। ठीक है, एक समय ये था कि चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक थी। कौन से देश की? अब हम चीन को पछाड़कर आगे निकल गए, भारत देश हो गया महान, जो कि जनसंख्या में सबसे अधिक है। अब प्रश्न ये बनता है बच्चों कि आखिर जनसंख्या बढ़ी क्यों भारत की? सोच के बताइए, क्यों बढ़ रही है जनसंख्या? बताओ। जनसंख्या गरीबी से नहीं बढ़ रही, जनसंख्या से गरीबी बढ़ रही है। जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है कि लोग मर कम रहे हैं। समझ गए? जैसे इसे आसानी समझिए, जैसे एक परिवार में 7 लोग हैं, एक अम्मा, एक दादी, अम्मा, दादी दादाजी और माँ पिताजी और बहन भैया और छोटा भैया भतीजो सब है, छोटा बच्चा भी है और बड़े बूढ़े दादाजी भी हैं। तो उस परिवार की जनसंख्या स्थिर है। कम कब होगी? जब दोनों बड़े बूढ़े एक्सपायर हो जाएंगे। तो जब मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। मतलब पैदा तो है ना दनादन, लेकिन मर नहीं रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है? लोग ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। जब जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु दर कम हो तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा और कम। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपकी जेब में पैसा है, ठीक है, एक लालची किस्म का इंसान है जो पैसे कभी खर्च नहीं करता है, और उसको रोज़ 100 का नोट मिलता है, तो वो क्या करेगा? 100 आएंगे, 100 आएंगे, उसकी जेब एक दिन बहुत भर जाएंगी, इतना पैसा आ जाएगा जेब में समावे कोई ना। तो हो क्या रहा है? आ तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा। इसी तरह बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे। अब बात बच्चों की नहीं है, मरेंगे तो बड़े बूढ़े, कहीं कहीं बच्चे भी मर जाते हैं भाई। बाल मृत्यु दर भी होती है, वृद्ध मृत्यु दर भी होती है। इसलिए जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मृत्यु दर का कम होना। ठीक है, प्रतिवर्ष जितने व्यक्ति मरते हैं उससे 3 गुने पैदा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। क्लियर? अगला लिखिए, अप्रवासी कौन होते हैं? अप्रवासी, उत्प्रवासी और अप्रवासी 2 शब्द होते हैं। NRI, देखो एक होता है, ऐसे लिखो, अप्रवासी किसे कहते हैं? अप्रवासी किसे कहते हैं? अप्रवासी उस व्यक्ति को कहते हैं जो विदेश से आकर भारत में रहने लगे। कहाँ से? विदेश से आकर भारत में रहने लगे। तो लिख लिए, ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आकर इंडिया में रहने लगे। और देखो उत्प्रवासी कौन होता है? उत्प्रवासी ये इसका उल्टा होता है। उल्टे का मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर जाके रहे। ऐसा व्यक्ति जो भारत देश छोड़कर अन्य देशों में रहे। प्रवास का मतलब होता है रहना, वास स्थान कहते हैं ना, निवास स्थान। निवास से ही, प्रवास से ही निवास बना है। निवास माने रहने का स्थान। अगला लिखेंगे, विरल जनसंख्या क्षेत्र कौन सा है? विरल, खुशी विरल का मतलब बताओ नंदिनी।
विरल जनसंख्या क्षेत्र कौन सा है? हमने तुम्हें एक अपवर्तन पढ़ाया था, नियम प्रकाश का अपवर्तन, परिभाषा क्या थी उसकी? जो विरल माध्यम से। हाँ, तो विरल माध्यम क्या होता है? वहीं से विरल आया है। एक सघन होता है और एक विरल होता है। क्या होता है? सघन और विरल। सघन का मतलब घना माध्यम, यानी जिसका घनत्व ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? और विरल माने बेगरा या दूर दूर, दूर दूर। तो इसमें यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या बहुत दूर दूर पाई जाती है। तो पूरे विश्व में पूछा गया है। अगर भारत में पूछा जाए तो राजस्थान कहेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में ज़्यादा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य में एक जिले से दूसरे जिले के बीच कम से कम 200 किलोमीटर का गैप है। 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, बीच में कुछ नहीं, बीराना, न पक्षी, न कुत्ता, न जानवर, कुछ नहीं। ठीक है, तो विरल जनसंख्या क्षेत्र है सहारा मरुस्थल। कौन सा? हाँ प्रवीण, मरुस्थल का मतलब समझा? मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल किसे कहते हैं? कल हमने बताया था तुम्हें मरुस्थल। हाँ, जहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे हो, जहाँ पानी कम हो, रेत हो। देख इसकी परिभाषा है, जहाँ मरु माने रेत हो। क्या हो? और स्थल माने जमीन। तो मरुस्थल माने रेत वाली जमीन। कल बताया तो था, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। मरुस्थल। और यहाँ जो वनस्पति उगती है उसको क्या कहते हैं? मरुद्भिद। वेरी गुड, मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद पौधे। एक पौधे का नाम बताया विष्णु मरुद्भिद को? यूकेलिप्टस। हाँ, नागफनी। नागफनी खेजड़ी। वेरी गुड, नागफनी और खेजड़ी। ये कल ही पढ़ाया हमने, टॉपिक फिर भूल गए तुम। कोई बात नहीं। तो अब बात यहाँ चल रही है जनसंख्या की। विरल जनसंख्या क्षेत्र कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ध्यान रखना। किसका? विश्व का सबसे बड़ा, बहुत बीच में है ये, अफ्रीका में है सबसे बड़ा रेगिस्तान। कहाँ पे है? अफ्रीका में। अफ्रीका। बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोग बहुत काले होते हैं। ठीक है, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान। अब यहीं अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। वेरी गुड, थार राजस्थान। ये पढ़ा चुके हैं हम। क्लियर है? तो विरल जनसंख्या का मतलब बेगरी जनसंख्या, यानी दूर दूर लोग रहते हो, उसको कहते हैं विरल जनसंख्या। और सघन जनसंख्या यानी एक ही स्थान पर बहुत से लोग कुचे पड़े हों, ज्यादा लोग रह रहे हो। अगला लिखेंगे, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखो, अब तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर अमेरिका। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी अमेरिका की। ठीक है, प्रति हजार पुरुषों पर, अगला क्वेश्चन लिखें, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिखिए, प्रति हजार, बोल के लिख लिया करो, मेरा लिखने का इंतजाम मत किया करो। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगी? राइटिंग में ध्यान ना दें, बस लिखते रहें, क्या कहलाएगी? आंसर है इसका महिला लिंगानुपात। महिला लिंगानुपात। ठीक है, एक भारत का राज्य ऐसा है जहां महिलाओं की संख्या बहुत कम है, हरियाणा। हरियाणा में महिला लिंगानुपात बहुत कम है, जबकि हरियाणा की जो महिलाएं हैं पूरे देश में अपना झंडा लहराती हैं। पहलवान है वहाँ बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, गीता फोगट, बबीता और मीराबाई चानू नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं हरियाणा से। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे कम महिला लिंगानुपात है। ठीक है, लिंगानुपात का मतलब है 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। ठीक है ना। देखो बच्चों, गांव के कुछ लोग जो दादी अम्माएं होती हैं,
वो अपनी पुत्र बहुओं से यानी पुत्र वधुओं से ये अपेक्षा करती हैं कि जिनके लड़का ही पैदा हो, ठीक है। और वो ये भूल जाती हैं कि जब लड़के ही सब पैदा हो जाएंगे तो हमारी बेटियों से विवाह कौन करेगा, ठीक है। जब खुद वो स्त्री होती हैं, खुद स्त्री होते हुए भी लड़कियों से नफरत करती हैं। ये बहुत बड़ा महापाप है और इसको फॉलो नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। अगर भारत का लिंगानुपात पूछा जाए तो पूरे भारत में 1000 पुरुषों पर अगर 1000 पुरुष हैं तो लगभग 886 महिलाएं हैं, माने महिलाएं कम हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये सभी शादी योग्य हैं तो 114 लोग कुंवारे रह जाएंगे ना, एक एक को अगर जोड़ा मिले तो। इसलिए स्त्रियों की जो महिला भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या होती है, आपने सुना है, पेट में ही अगर लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं, जो कि महापाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर महिलाएं, बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे। भारत सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो उसका मतलब यही है कि हमें गर्भ में पहले बेटी को बचाना है फिर उसको पढ़ाना है। वो बेटियां ही जो होती हैं जो हमें बहुत ऊंचा सम्मान देती हैं, उनको दुहिता बोलते हैं। देखो, दुहिता का अर्थ होता है जो 2 कुलों का हित करे। बेटी वो होती है, चलो बेटी पे समझाएं हम तुम्हें, यहाँ सारी बेटियां बैठी हैं। बेटी क्या होती है, बेटी को पर्यायवाची है दुहिता। दुहिता माने जो 2 परिवारों का भला सोचे, 2 परिवारों का भला सोचे, ठीक है। तो देखो, बेटियां बचपन से ही बेचारी बहुत कुछ सहन करती हैं, सबकी सुनती हैं, माँ बाप की। बचपन में भैया उनके डांट के रखते हैं, पिताजी भेदभाव करते हैं, शादी के बाद पति भेदभाव करता है और बुढ़ापे में उसका बेटा परेशान करता है। तो जब से वे छोटे से जन्म लेती है बच्ची और लास्ट तक उसको दुख ही दुख मिलते हैं। तो इसलिए बेटियों को पढ़ाइए और देश को आगे तरक्की पर ले जाइए। शासनीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो शासनीय में जितनी भी लड़कियां हैं, शासनीय में जितनी भी बेटियां हैं वो लड़कों से आगे हैं। पूरे क्षेत्र में, मैं पूरे क्षेत्र की गारंटी लेता हूं। मैं शासनीय में लगभग कई स्कूलों में शिक्षा दी है, वहाँ हर जगह हर स्कूल में लड़कियों का परसेंटेज लड़कों से ज़्यादा ही रहता है। क्यों? क्योंकि लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, सहनशील होती हैं, बातों को समझती हैं, और जिसको दबाया जाता है, ये नेचर का नियम है, वो अपने आप निकल के आता है उछल के। पास में एक गांव है, यहाँ पे बनकर, वहाँ मैंने देखा है अक्सर बेटियों के साथ भेदभाव होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बेटी मनुष्य को, आदमी को जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। हम और तुम जो लड़के बैठे हैं, किसी माँ के गर्भ से ही तो जन्म हुआ है हमारा, तो वो कभी तो बेटी होंगी। इसलिए बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए। बेटी है तो देश है। यहाँ देख रहे हो 114 संख्या कम रह गई, 114 लोग कुंवारे। हरियाणा में लोग कुंवारे रह जाते हैं क्योंकि वहाँ लड़कियाँ ही नहीं हैं, और वहाँ की दादी और जो वो बैठी हैं बड़ी बड़ी औरतें, वो कोस के उनकी गर्भ में ही हत्या करा देती हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ये मैसेज जहाँ तक पहुँच रहा है बच्चों, और जितनी भी बेटियाँ इसे सुन रही हैं, मेरे लिए भी अक्सर ये कहा जाता है कि आप लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, लड़कों को कम। ऐसा क्यों? क्या आपको लड़कियाँ ही पढ़ाने को मिलती हैं? अब मैंने इसका रीज़न बता दिया, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बेटियाँ ही सबसे ज़्यादा होशियार हैं। तो टीचर किसे पढ़ाएगा? जो होशियार होगा उसको ही तो आगे ले जाएगा। हालांकि उसका ये फर्ज है जो कमज़ोर है उसको भी आगे ले जाए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो लड़के जो है पढ़ाई में रुचि कम लेते हैं, और शिक्षक की आदत होती है जो कम रुचि ले रहा है उस पर शिक्षक कम ध्यान देगा, और जो ज़्यादा रुचि ले रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। इसलिए जो भी शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि अपने विद्यालय की बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि बेटी 2 परिवार को पालती है। तुम जो बैठे हो लड़के, वो यहीं रह जाओगे, ठीक है। सोच के देखो कभी कितना मुश्किल पल होता है उस माँ बाप के लिए, उस बेटी के लिए, कि पूरी ज़िंदगी लगभग 20 साल माँ बाप की सेवा में, घर में चौका चूल्हो कपड़े धोना, और एकदम एक दिन में पढ़ाई कर देते हैं। ललित जा, तेरे घर तो दूसरा है। बताओ कितनी विडम्बना है ये। लला को घर जी है, तू तो दूसरा पुत्र पराव धन है, चौ पराव धन। इसलिए मैं सभी बेटियों से कहता हूँ मेहनत से पढ़ो और अपने आप को मजबूत बनाओ,
एजुकेशन से मजबूत हो जाओगे तो ज़िंदगी में कुछ भी कर जाओगे। तुम्हारा शोषण नहीं होगा, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। और बेटियां आजकल देखते हैं दहेज के चक्कर में जला भी देते हैं लोग, कुछ मार देते हैं, बहुत बहुत हरामी टाइप के लोग पड़े दुनिया में। इसलिए ये दुहिता का मतलब समझ गए, जो 2 कुलों का हित करे। अगर एक बेटी पड़ गई तो 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी। जैसे जो बेटियां आज बैठी हैं वो आगे जाके माएँ बनेंगी और वो अपनी बेटी को यही शिक्षा देंगी कि हमारे गुरुजी कहते थे पर आधी रोटी खा लेकिन पढ़ाई कर, क्योंकि तुझे 2 कुलों का कल्याण करना है। एक तो अपना परिवार संभालेगी और दूसरा जहाँ जाएगी वहाँ भी शिक्षा का उजियारा फैलाएगी। ठीक है, तो बेटियों के लिए ताली बजा दो। तो यहाँ मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि लड़के बुरे होते हैं, लेकिन ऐसे लड़के बुरे हैं और ऐसे लोग भी बुरे हैं जो कन्या भ्रूण हत्या या गर्भ में ही पल रहे शिशु को मरवा देते हैं। ये कानूनन पाप है, ऐसे पाप में भागीदार मत बनिए। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, टॉपिक तो छोटा था लेकिन इसमें नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई बातें काफ़ी हो गई। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत से तैयारी करते रहिए। परीक्षा में कम दिन बचे हैं, आज 23 अप्रैल है। मई के पहले वीक में आपके कॉल लेटर्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे श्रेष्ठा स्कीम के। तो मेहनत से पढ़िए बच्चों। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।